कहानी का शीर्षक है मेरे मास्टर साहब। जीवन के संध्या काल के निकट पहुंचकर भी अपने बचपन के जिन अनेक प्रातः काल असंबद्ध रूप में देखे हुए किसी सुख स्वप्न के समान मधुर स्मृतियों को मैं कभी कभी दिल की कसक मिटाने के लिए एकांत में घंटों तक बैठकर निरंतर देखा करता हूँ। उनमें मेरे मास्टर साहब का एक विशेष स्थान है। आज मैं एक प्रतिष्ठित कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मेरी गंजी खोपड़ी की यहाँ बहुत बड़ी धाक है। मेरी विद्वता और मौलिकता पर मेरे कॉलेज के विद्यार्थी और अध्यापक गर्व करते हैं, परंतु उन्हें क्या मालूम है कि उनके प्रिंसिपल साहब इन दिनों भी कभी कभी सपना देखते हुए अपने बचपन के दो एक साथियों का स्मरण करके उनके भय से सिहर उठते हैं। इन सपनों में भी मास्टर साहब इन मौके पर पहुंचकर अपने लाडले विनायक की रक्षा करते हैं। मास्टर साहब की वृद्ध छाया मूर्ति को देखकर जब मेरा भय दूर होने लगता है, उसी समय मेरी नींद उचटकर उस भयंकर होते हुए भी मधुर स्वप्न को बीच में ही भंग कर देती है। स्कूल की छोटी छोटी जमातों में किसी लड़के का खास नाम पड़ जाना सबसे बड़ी आफत है। उस उपनाम को रट रट कर लड़के उसकी नाक में दम कर देते हैं। बदकिस्मती से मेरे माँ बाप ने मुझे जिस स्कूल में भर्ती किया, उसमें बहुत शीघ्र मेरे नाम के साथ चूहा विशेषण जुड़ गया। मुझे ठीक याद नहीं कि ये नाम किस दिमाग की उपज थी। शायद सबसे पहले मेरे गणित के मास्टर ने मेरी चंचलता देखकर मुझे चूहा नाम से बुलाया था, परंतु इतना मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मेरे छोटे कद, तेज चाल और चमकीली आंखों के कारण बहुत शीघ्र स्कूल भर में मेरा नाम विनायक चूहा प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद भी मुझे इसी नाम से पुकारने लगे। थोड़े ही दिनों में लोगों ने विनायक का भी बायकॉट कर दिया। सिर्फ चूहा कहकर ही मेरा स्मरण किया जाने लगा। उस दिनों मेरे लिए हंसना दूभर हो गया था। जरा किसी से कुछ कहा नहीं कि झट वो चूहा कह के मुझे चिढ़ा देता था। इतना ही नहीं, कई शरारती लड़के मुझे मार कर भाग जाते थे। जब मैं किसी उस्ताद से कहता कि मेरी शिकायत ये है, तो वे झट से आकर कह देते, नहीं जी, पहले चूहे ने ही मुझे काट खाया था। मैं इस छेड़ से खिन्न होकर रोने लगता था और उस्ताद समझ लेते थे कि शायद सचमुच पहले मैंने ही शरारत शुरू की होगी। उन दिनों कभी कभी मास्टर साहब भी मुझे प्यार से पुचकार का आश्वासन दिया करते थे। जब कभी उनकी कक्षा में कोई लड़का मुझसे छेड़छाड़ करता था, तब उसकी आफत आ जाती थी। मास्टर साहब भूगोल के अध्यापक थे। वे केवल उर्दू का मिडिल ही पास थे, परंतु उन दिनों हम उन्हें संसार के सबसे बड़े विद्वानों में से एक समझा करते थे। जिस विद्वता से वे हमें बिजनौर जिले का भूगोल पढ़ाया करते थे, उसकी सारी जमात कायल थी। भूगोल में भी अपनी जमात में पहला रहता था। इस कारण साहब ने अपनी कक्षा के लिए मुझे क्लास का मॉनिटर बना रखा था। मैं पढ़ाई में अच्छा होते हुए भी अपनी जमात का मॉनिटर नहीं था। जमात का असली मॉनिटर मुझसे बहुत चिढ़ता था। वह सदैव मुझे पिटवाने का प्रयत्न करता था। इसलिए प्रतिदिन मैं भी भूगोल की कक्षा की प्रतीक्षा किया करता था। इस कक्षा में मॉनिटर पद का भारी अधिकार पाकर मैं अपनी जमात के असली मॉनिटर से बदला निकालने का पूरा प्रयत्न करता था। बोर्ड पर टंगे हुए नक्शे के पास खड़े होकर एक लंबा पॉइंटर हाथ में लिए हुए मैं बड़ी संजीदगी के साथ प्रश्न पर प्रश्न करके सारी जमात को तंग कर देता था। खास का मॉनिटर से तो मैं अपना पूरा दिमाग लड़ाकर कठिन से कठिन सवाल किया करता था। परिणामतः उसे प्राय प्रतिदिन मास्टर साहब से डांट ही सुननी पड़ती थी। परंतु दुख यही था कि भूगोल की बारी सप्ताह में केवल 3 दिन ही आती थी। मास्टर साहब बहुत गरीब थे। केवल 25 रुपए मासिक लेकर ही वे अपने बड़े से भारी से परिवार का पालन करते थे। ये होते भी उनका दिल बहुत उदार था।
एक दिन स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर मेरी टांग से खून निकलने लगा था। तब मास्टर साहब ने अपनी नई धोती का एक भाग फाड़कर मुझे पट्टी बांध दी थी। वो मेरे सच्चे हित चिंतक थे। मुझे सदैव पढ़ने लिखने की ओर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा करते थे। मास्टर साहब मैं एक अवगुण भी था कि वो बहुत आलसी थे। वे सदा क्लास में देर से आते थे और घंटा बज चुकने पर भी देर तक पढ़ाते रहते थे। परंतु उनका ये अवगुण भी मेरे लिए बहुत ही लाभकारी था। भूगोल की कक्षा में जब तक मास्टर साहब न आते थे, मैं ही मॉनिटर के अधिकार से क्लास का निरीक्षण किया करता था। परंतु मेरा ये भूगोल की कक्षा का आनंद भी बहुत दिनों तक स्थिर न रह सका। लड़कों की सूझबूझ बहुत दूर तक पहुंचती है। मैं प्रतिदिन एक लंबा पॉइंटर हाथ में लेकर लड़कों को परेशान करता था। ये देखकर उन्होंने उस पॉइंटर का नाम चूहे की पूंछ रख छोड़ा। बस अब जो ही पॉइंटर उठाकर मैं बोर्ड के पास जाता था, लड़के आंख के इशारों से एक दूसरे की ओर देखकर शरारत भरे ढंग से मुस्कुराने लगते थे। कभी कभी इन गुप्त व्यंजनाओं से मैं इतना तंग आ जाता था कि बरबस रोने लगता था। मुझे रोता हुआ देखकर मास्टर साहब साक्षात क्रूरता के अवतार बन जाते थे। मेरे ही कारण वो कई सारी क्लास से उल्टे कान पकड़वा चुके थे। बचपन की उन सरल विभूतियों को समाप्त हुए बहुत अरसा बीत जाने पर भी मास्टर साहब से मेरा संबंध नहीं टूटा। लगभग 10-12 बरस उस स्कूल से बहुत दूर इलाहाबाद रहकर भी मैं भाग्य चक्र से फिर उसी स्कूल में लौट आया। इस बार मैं प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा पास कर इस स्कूल का मुख्य अध्यापक नियुक्त होकर आया हूँ। स्कूल में जमीन आसमान का परिवर्तन आ चुका है। उन दिनों वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक साधारण मिडिल स्कूल था, अब वो सरकारी हाई स्कूल बन गया है। स्कूल की इमारतें भी पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत और सुंदर बना दी गई हैं। शहर में एक सुंदर फुलवारी लग गई है। आज उस जमाने का एक भी विद्यार्थी या उस्ताद वहाँ नहीं है। सभी कुछ नया हो चुकने पर भी पुराने जमाने का एक भी अवशेष अभी तक उसी तरह विद्यमान है। मेरे स्नेही मास्टर साहब आज भी ध्रुव तारे की तरह वहाँ विद्यमान हैं। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वे इस स्कूल में शिक्षक का काम कर रहे हैं। वे तो स्थिर रहे हैं, परंतु उनकी आयु उनकी तरह स्थिर नहीं रह सकी। अब वो बहुत ही वृद्ध हो गए हैं। मैं मुख्याध्यापक बनकर स्कूल में आया हूँ। स्कूल में मेरा बहुत प्रभाव है। विद्यार्थी मेरा दबाव ही नहीं बल्कि वे मेरा सम्मान भी करते हैं। अध्यापक मुझसे अदब के साथ पेश आते हैं। मैं बहुत शीघ्र बड़े और कड़े नियंत्रण का पक्षपाती हेडमास्टर हो गया हूँ। घंटा बजते ही सब लड़के स्कूल में पहुंच जाएं, सब काम ठीक समय पर हो, लड़कों की वेशभूषा यथासंभव एक समान रहे, वे स्कूल में कभी शोर न करे, इन सब बातों पर मैं बहुत अधिक ध्यान देता हूँ। मेरे रौब के कारण ही अब प्रायः सभी उस्ताद खड़े रहकर अपनी जमातों को पढ़ाते हैं। मेरे मास्टर साहब भी अब मुझसे बहुत डरते हैं। ये मुझे पसंद नहीं। आवश्यकता होने पर जब कभी वे चपरासी से पूछकर डरते डरते मेरे दफ्तर में आते हैं, तब मैं खड़े होकर उनका स्वागत करता हूँ। मैं सदैव उनको सम्मान पूर्वक पहले नमस्कार करने का प्रयत्न करता हूँ। सदा उनसे हंसकर सम्मान पूर्वक बात करता हूँ। मेरी नियुक्ति से मास्टर साहब भी प्रसन्न हैं और कुछ खिन्न भी हैं। वे खिन्न इसलिए हैं कि अपनी इस लंबी अवधि में, अपनी लंबी जिंदगी में उन्हें जिन जिन 25 से 30 हेडमास्टरों से पाला पड़ा है, वे सब कभी न कभी उनकी आलसी तबीयत के कारण उन्हें फटकार कर अवश्य बता चुके हैं। इस बुढ़ापे में मास्टर साहब का आलस और भी बढ़ गया है, परंतु अपने इस नए चेले हेडमास्टर के डर से उन्हें अपनी वो तबीयत छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न करना पड़ रहा है। इस लंबे अरसे तक कभी कभी हेडमास्टर की फटकार सुनने को मेरे मास्टर साहब मौसमी बुखार में कुनीन पीने की तरह लाजमी समझते रहे हैं। इसे उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। अब वो अपना स्वभाव बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर इतना प्रयत्न करने पर भी उनकी इस आदत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका। आदत पुरानी थी ना। वे प्रायः अब भी क्लास से देर में पहुंचते थे। उनकी कक्षा में लड़के शोर मचाते रहते थे। मुझे ये सब बहुत बुरा प्रतीत होता है, तथापि मैं कभी मास्टर साहब से इस बात की शिकायत नहीं करता। वे जब किसी जमात को पढ़ाते हैं तब मैं उस जमात में जाता ही नहीं, क्योंकि इससे मेरे लिए मास्टर साहब को खड़ा होना पड़ेगा।
गर्मी का मौसम अपने पूरे यौवन पर था। अभी प्रातः काल के 8 बजे थे। नौकर बाहर बैठकर पंखा खींच रहा था। फिर भी अपने कमरे के भीतर मुझे असह्य गर्मी सता रही थी। उन दिनों बिजली के पंखों का आम रिवाज नहीं था। तब प्रायः जिलों के दफ्तरों में पंखे रस्सी से खींचकर चलाए जाते थे। गर्मी इतनी थी कि कोई काम करने की इच्छा न होती थी। मेरे दफ्तर के सामने स्कूल के सहन में एक पेड़ की छाया में किसी क्लास की पढ़ाई हो रही थी। वहाँ लड़के शोर मचा रहे थे। शोर ने मुझे और भी अधिक खिन्न कर दिया। धीरे धीरे लड़कों का ये शोर मेरे लिए असह्य हो गया। मैं क्रोध में भरकर दफ्तर से बाहर निकला। बाहर आकर मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे एक स्तब्ध कर दिया। मैंने देखा कि मेरे मास्टर साहब एक कुर्सी पर बैठे बैठे ओंघ रहे हैं और उनके सामने घास पर बैठे हुए चौथी जमात के छोटे छोटे बच्चे मनमाना व्यवहार कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। कुछ लड़के आपस में हाथापाई भी कर रहे हैं मेरे स्कूल के सहन में, और वह भी मेरे दफ्तर के ठीक सामने। इतना असभ्य अपराध, जैसे ये स्कूल बिल्कुल लावारिस हो। मैंने क्रोध में भरा हुआ शीघ्रता से मास्टर साहब के पास पहुंचा। सब लड़के घबरा कर एकाएक उठ खड़े हुए, परंतु मास्टर साहब अभी तक सो रहे थे। 2-1 क्षण तक उनकी ओर देखते हुए और क्रोध भरे स्वर में मैंने पुकारा, मास्टर साहब। बूढ़े मास्टर पर मानो किसी ने तमंचे से फायर कर दिया हो। वे हड़बड़ाकर एकदम से कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा अत्यधिक लज्जावान हो गया था। अपनी आंखें नीची कर वे जमीन की ओर ताकने लगे। इसके बाद मैं उनसे कुछ नहीं कह सका। मेरा क्रोध उतर गया। मुझे स्वयं प्रतीत होने लगा कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया। स्कूल का समय समाप्त हो गया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। आज मेरा दिल बहुत उदास था। कभी मुझे अपने मास्टर साहब से भी इस तरह पेश आना पड़ेगा, ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने वही देख लिया था कि मेरी फटकार से मास्टर साहब को असह्य क्लेश पहुंचा है। रह रहकर मुझे उनका उस समय का झुका हुआ लज्जित और व्यथित चेहरा याद करने लगा। इस मानसिक खेद में मैंने भोजन भी नहीं किया। दोपहर के 2 बजे थे। स्कूल का समय 11 बजे ही समाप्त हो जाता था। उस समय सनसनाती हुई लू चल रही थी। सूर्य आग बरसा रहा था, पर इन सब की उपेक्षा कर मैं नंगे पैर और नंगे सर पैदल ही मास्टर साहब के घर की तरफ चल दिया। जमीन गरम तवे के समान तपी हुई थी। मुझे ऐसा अनुभव प्रतीत हो रहा था कि मानो आग पर चल रहा हूँ। गरम लू से शरीर छिदता जा रहा था। ऐसी भयंकर गर्मी में मैं बिना किसी के और जन्म में और कभी अनुभव न किया होगा। मैं इन सब बातों की परवाह किए बिना ही मास्टर साहब से मिलने की इच्छा से चला जा रहा था। मास्टर साहब का घर शहर के बिल्कुल बाहर एक खेत के किनारे पर था। एक छोटे से घर में वे अपने परिवार के साथ रहते थे। इस मौसम में फसल कट चुकी थी। खेत साफ मैदान की तरह से फैला हुआ था। मैंने देखा कि इसी खेत में शीशम के एक पेड़ की घनी छाया के नीचे मास्टर साहब को एक कपड़ा तक बिछाए बिना सोए हुए हैं। मैं उनके पास पहुंचा। मुख को छोड़कर उनका शेष संपूर्ण शरीर एक चादर से ढका हुआ था। कुछ देर तक मैं चुपचाप खड़े होकर उनकी तरफ देखता रहा। उस निर्जन खेत में मानसिक व्यथा का मूर्तिमान अवतार बनकर सोया हुआ वो दरिद्र और बूढ़ा मास्टर मुझे इस लोक से ऊपर की चीज जान पड़ा। इसके बाद उनके पैरों के पास बैठकर मैं धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा। मास्टर साहब जाग चुके थे। मुझे देखते हुए एकदम से उठकर बैठ गए। उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। मैंने देखा कि मास्टर साहब की आंखों में आंसू बह रहे थे। मास्टर साहब को इसके बाद अधिक दिनों तक मेरे नीचे काम नहीं करना पड़ा। मेरी सिफारिशों के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि करके उन्हें इसी जिले के एक प्रारंभिक स्कूल का मुख्य अध्यापक बना दिया गया।